के ऑनलाइन क्लास में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट कोड C6 जिसके अंतर्गत आपका सब्जेक्ट नेम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें हम लोग लैंगिक विषमताओं पे प्रकाश डालेंगे कि लैंगिक विषमता किन किन मायनों में और विषमता क्या है ना। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लैंगिक विषमता का अर्थ जानेंगे कि लैंगिकता क्या है ना, और वो हमारे समाज में किस प्रकार से विभेदीकरण में बटा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हम कि लिंग के आधार पर महिलाओं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बंधन लगाना, यही है लैंगिक विषमता। स्त्री पुरुष को समानता के अधिकार पर प्राप्त अधिकारों को कमजोर करना या निष्प्रभावी बनाना, महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक या किसी अन्य क्षेत्र की मौलिक स्वतंत्रताओं के उपभोग या इस्तेमाल से वंचित करना। समाज में लैंगिक विषमता उसका दो आधार है, एक जैविक और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक। ये दोनों ही के आधार लैंगिक विषमता को अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। इसकी सैद्धांतिक व्याख्या करने के पूर्व लिंग किसे कहा जाता है उसे भी समझना होगा। सामान्य भाषा में लिंग का अर्थ व्यक्ति की श्रेणियों तथा व्यक्ति द्वारा रति क्रियाओं को दोनों से के ओर से होता है। मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो व्यक्ति, अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो व्यक्ति की श्रेणी और व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो इसमें हम दोनों जीवों को हम बांटते हैं उनके कार्य के अनुसार। किंतु जीव विज्ञान के संदर्भ में लिंग का अर्थ शरीर संरचना संबंधी विभेदों से है, जो कि स्त्री तथा पुरुष के मध्य पाए जाते हैं। हमारा लिंग व्यापक रूप से हमारी जैविक संरचना, जीन्स का ही हम परिणाम कह सकते हैं। स्त्री तथा पुरुष के व्यवहार में विभेद का क्या परिणाम है और इस विषय पर भिन्नता भी पाई जाती है। तो कुछ विद्वानों ने स्त्री और पुरुष के बीच पाए जाने वाले व्यवहार, जो कि किसी न किसी रूप में सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं, को जीव विज्ञान का कारण मानते हैं, और कुछ कहते हैं कि सांस्कृतिक कारण मानते हैं। तो कुछ संस्कृतियों के स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शांत प्रकृति की ही हों। स्त्री एवं पुरुष के बीच पाए जाने वाले श्रम विभाजन को कुछ लोग उनमें पाए जाने वाले विभेद को मानते हैं। यानी कि जो श्रम विभाजन हम करते हैं तो वो क्या पाते हैं, कुछ विद्वान, कुछ पुरुष की महिला और पुरुष के बीच का जो है वो श्रम विभाजन उनमें क्यों है, ये विभेदीकरण का कारण है। तो आइए हम कुछ बिंदुओं पे मतलब फोकस करते हुए इसको हम स्पष्ट करते हैं। पहले बिंदु पे हम फोकस करते हैं प्राणी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। आइए देखें, प्राणी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्त्री द्वारा किए जाने वाले कार्य कम गतिशीलता वाले होते हैं। घर पर अधिक रहने के कारण स्त्री को गृह कार्य ही सौंपे गए, जबकि पुरुष ने अपनी अधिक शारीरिक शक्ति के कारण आखेट एवं कृषि संबंधित कार्यों को ग्रहण किया तथा समाज में शक्ति प्रदान कर ली थी, जो अब तक बनी हुई है। समाज में आज भी यह धारणा प्रचलित है कि पुरुष को घर के बाहर के कार्य करने चाहिए, जबकि स्त्री को घर का कार्य क्षेत्र है और वह रसोई चक्की का कार्य करे, क्योंकि उसे बच्चे को जन्म देना है और उनका लालन पालन करना है। समाज में पुरुषों की भूमिका को अधिक महत्व दिया गया एवं शक्ति उन्हें प्रदान की गई। मुर्डॉक ने अपने द्वारा अध्ययन किए गए सभी समाजों में यौन आधारित श्रम विभाजन पाया, और पर्सन्स ने भी परिवार में पिता की भूमिका को भावात्मक नेतृत्व के रूप में चित्रित किया है। आइए देखते हैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में, जो मानव शास्त्रीय है। तो मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्वास किया जाता है कि मानव व्यवहार संस्कृति द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित होता है। मानदंड, मूल्य एवं भूमिकाएं संस्कृति द्वारा निर्धारित एवं समाज द्वारा संप्रेषित होते हैं। लेवी स्ट्रॉस स्त्रियों की भूमिकाओं के बारे में यह मानते हैं कि समाज की रचना की प्रक्रिया के दौरान स्त्री ने अधीनता की स्थिति ग्रहण की, और उनके अनुसार संस्कृति का विकास स्त्री पुरुषों के विनिमय से प्रारंभ हुआ, और जिसके द्वारा जो है पारिवारिक बंधन मजबूत है और समाज का निर्माण हुआ। अगला है कि प्राणी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसमें स्पष्ट होता है क्या है कि मानसिक गुणों एवं प्राणी शास्त्रीय कारकों या लिंग में क्या संबंध है, उसे ज्ञात करने के लिए मार्गरेट मीड ने 3 भिन्न प्रकार की जनजातियों, जो है अरापेश, मुंडगमर एवं टेनाम्बुली का अध्ययन किया। ये 3 प्रजातियों का उन्होंने भिन्न प्रकार से अध्ययन किया, और उनके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि यौन भेद के संदर्भ में जैविक तथ्यों के आधार पर स्त्री पुरुष का जो है वो सामाजिक विभिन्नता दर्शाना अनुपयुक्त है।
कि यानी समाज में भी उन्हें विभिन्नता नहीं ये कर सकती, वो भी उपयुक्त नहीं है। चौथे नंबर पे है कि पितृसत्तात्मक सत्ता। सर हेनरी मैन ने पुरुष की स्वाभाविक उच्चता एवं स्त्री के स्थान के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि सामाजिक संगठन का सार्वभौमिक रूप वह परिवार से है जिसमें सत्ता का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। प्रारंभ में परिवार ही समाज का इकाई था और परिवार में यह सत्ता गोत्र, जनजाति और आगे की ओर हस्तांतरित होती गई। सदैव पुरुषों ने शासन का कार्य किया और अपवाद के रूप में स्थायी रूप से मानव समाज में माता की सत्ता विद्यमान रही, वो अपवाद रहा। संक्षेप में मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि किसी भी मानव समाज में स्त्री और पुरुषों के मध्य भूमिकाओं के असमान वितरण के लिए संस्कृति की मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अगला में देखते हैं हम 5वें पे कि सामाजिक भूमिकाओं में भेद। फ्राइड कहते हैं कि स्त्री पुरुषों में यौन भेद ही उनकी सामाजिक भूमिकाओं के भेद के लिए उत्तरदायी है। फ्राइड की स्त्रीवाद के बारे में संपूर्ण समझ व विश्लेषण स्त्री पुरुषों की यौनिक भेद पर निर्भर है। फ्राइड का मत है कि स्त्री बचपन से ही पुरुष की तुलना में यौनिक दृष्टि से भी हीन भावना से जन्म लेने लगती है और उसमें पाए जाने वाले सृजित गुण, रुचियां, भावनाएं, मनोवृत्तियां और इच्छाएं किसी न किसी रूप में असंतोष तथा क्षतिपूर्ति संबंधी विचार को व्यक्त करती हैं। फ्राइड ने स्त्री और पुरुष को दो ध्रुव न मानकर उन्हें समान माना और इस प्रकार से उनका सिद्धांत लैंगिकता पर अधीन है और आधारित है और वे प्रेम पर विश्वास नहीं करते हैं। मार्क्स ने मित्र एंजल्स ने मानव शास्त्रीय मॉडर्न के उद्विकास को ग्रहण किया तथा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति, एक विवाह, पितृसत्तात्मक परिवार एवं राज्य के बारे में उद्विकासीय सिद्धांत को लागू किया। इसी दौरान में उसने स्त्री के पुरुष के अधीन होने का विश्लेषण भी किया। एंजल्स का मुख्य निर्देशन है कि मुख्य जोर इस बात का विरोध करता था कि वो क्या करे कि इस पे अब उन्होंने उस बात का विरोध भी किया था कि एंजल्स ने इतिहास के उदाहरणों द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया कि प्रारंभ में स्त्री समाज की एक स्वतंत्र एवं उत्पादन में समान रूप से भागीदारी सदस्य थी और आगे चलकर वह पुरुष के अधीन व पुरुष पर निर्भर पत्नी बन गई। प्राचीन युग में स्त्री पुरुषों में श्रम विभाजन इस तरह से किया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना जाता था और उनके दो वर्ग बन गए। पुरुष का शिकार करने व मछली मारने के लिए उपयुक्त माना गया, वह स्त्री को गृह कार्य के लिए। यहाँ स्पष्ट ये हो रहा है कि कभी भी स्त्री को गृह कार्य के लिए ही उपयुक्त माना गया है। विभिन्न सिद्धांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्री की भूमिका की व्याख्या किसी न एक सिद्धांत पर आधारित नहीं की जा सकती, वरन इन सभी सिद्धांतों को सामूहिक विश्लेषण से ज्ञात होता है। समाज में स्त्री की पुरुष की तुलना में निम्न प्रकार से जो है उत्तरदायी माना जा रहा है। जैसे कि आइए देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में उनकी विषमता कैसे रही है। तो सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले बिंदु को हम देखते हैं कि महिलाओं के बीच कैसे उनको निम्न क्षेत्र से विभेद किया गया। तो परिवार में माता की परिस्थिति की तुलना में पिता की परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है और पुत्री की तुलना में पुत्र को, पत्नी की तुलना में पति को अधिक सम्मान और महत्व की दृष्टिकोण से देखा जाता है। घर पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परिवार में देखी जाती है विभिन्नता। अब देखिए शिक्षा में, भारत में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच विभेदीकरण का बर्ताव किया जाता है। पुरुष की शिक्षा दीक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। अधिकांश लोग शिक्षा को चूंकि नौकरी प्राप्त करने का साधन मात्र समझते हैं, अतः वे लड़की की शिक्षा को प्राप्त करने के सामाजिक दृष्टिकोण से क्या निम्न स्थिति से देखते हैं। तीसरे नंबर पे विवाह के क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक जो है अधिकार प्राप्त है। पति के चयन में कन्या की ही इच्छा का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और विवाह विच्छेद के अधिकार भी महिला की तुलना में पुरुष को अधिक है। कई समाजों में बहुपत्नी बहुविवाह का भी प्रचलन है। अब देखिए यहाँ जाति प्रथा, यहाँ जाति प्रथा से ये नहीं देखेंगे कि हम विभिन्न जातियों में जो जन्म लेती है वो नहीं, यहाँ सिर्फ दो जाति को डिनोट कर रहा है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। तो जाति प्रथा में यज्ञ, हवन, अनुष्ठान एवं जनेऊ धारण करने के लिए के अधिकार को पुरुष करते हैं और स्त्रियों को नहीं दिया जाता है। युद्ध में भाग लेने, देश एवं विदेश में व्यापार करने का अधिकार ही पुरुष को ही दिया जाता है। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र तो सदैव घर ही रहा है। नातेदारी के क्षेत्र में भी पुरुषों का कार्य स्त्रियों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ आर्थिक क्षेत्र में भी विषमता पाई गई। जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को आजकल समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारण के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि महिलाएं प्रत्यक्षतः
अथवा अप्रत्यक्षतः आर्थिक क्रियाओं में योगदान नहीं देती हैं और वे समस्त पारिवारिक दायित्वों का बोझ स्वयं उठाकर पुरुषों को केवल आर्थिक क्रियाएं संपादित करने का पूरा समय व अवसर प्रदान करती हैं अथवा स्वयं भी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होती हैं। और आज जो है भागीदारी की दृष्टि से किसी पशु व्यवसाय, हैंडलूम आदि में महिलाओं के अनुपात में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। और यही नहीं, पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से संबंधित नए आयाम भी उभर करके सामने आए हैं। अब संपत्ति के अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया है। आज भी ये स्थिति बनी हुई है। यद्यपि कानूनी तौर पर आज महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त है, तथापि वे आर्थिक दृष्टि से अपने जीवन में सभी कालों में पुरुष की दया पर ही आश्रित रही है। संपत्ति के अधिकार में भी विरासत से प्राप्त संपत्ति, वैवाहिक संपत्ति अथवा संपत्ति के अधिकार में भी विरासत में से प्राप्त संपत्ति, वैवाहिक संपत्ति अथवा स्वयं अर्जित संपत्ति पर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है। आधुनिक समय में भी ये नहीं देखा गया है। पहले भी समाजों में भी लिंगीय आधार पर विषमता पाई जाती थी। वहाँ श्रम विभाजन आयु, लिंग या विशेषज्ञता के आधार पर देखने को मिलता है। पुरुष शिकार करने जंगलों में जाते थे और स्त्रियां घर की देखभाल, बच्चों का लालन पालन, जंगलों में कंद मूल, फल फूल, साग पात आदि के संचय का कार्य करती थी। एस्किमो, अंडमानी एवं अरुंटा जनजाति में ऐसा ही देखने को मिलता है। आदिम समाजों में पुरुष की शिकार का अगुवा एवं युद्ध का नेतृत्व करने का कार्य भी किया जाता है। पितृसत्तात्मक समाजों में पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, जबकि मातृसत्तात्मक समाज में मामा की संपत्ति का अधिकारी भांजा होता है। इस प्रकार से लिंगीय विषमता के आर्थिक स्वरूपों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व एवं अधिक अधिकार दिए जाते हैं। आगे देखते हैं हम राजनीतिक विषमता। स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से मानी जाती है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उनमें भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी समानता और आज़ादी प्राप्त है। इस संदर्भ में उनके योगदान को समाज कितना महत्व देता है। अतः यह स्पष्ट है कि पुरुषों एवं स्त्रियों की विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं, कार्यों तथा व्यवहार संबंधों में एक विशिष्ट अंतर है और यह अंतर ही उनमें पारस्परिक सहयोग बनकर समाज में संगठन का कारण बना। और जब जब समय एवं परिस्थितियों से प्रभावित होकर इन विषमताओं ने विरोध एवं संघर्ष का रूप धारण किया, तब तब मानव समाज का विघटन हुआ और मानवीय संस्कृति का ह्रास हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के मूल में स्त्री एवं पुरुषों की यह लैंगिक विषमता ही है, जो विभिन्न युगों के समय एवं कालजन्य परिस्थितियों से निरंतर प्रभावित होती आई है और यह आज भी आधुनिक रूप से वर्तमान समय में विद्यमान है। बंबई भगिनी समाज में वार्षिकोत्सव के अवसर पर गांधी जी ने कहा भी था कि स्त्री पुरुष की समानता का अर्थ नहीं है कि उनके धंधे भी एक हों। कोई स्त्री शिकार खेले या भाला चलाए तो कानून उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन जो काम पुरुष का है उसे वह सहज ही झिझकती है। प्रकृति ने स्त्री को एक दूसरे का पूरक बनाया है, किंतु उनके काम भी अलग अलग है। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी नारी को समानाधिकार से संवैधानिक पक्ष में तो थे ही, किंतु साथ ही उनका ध्येय यह भी था कि स्त्री और पुरुष के कार्य अलग हों। प्रकृति ने पुरुष को शक्तिशाली बनाया है, अतः उसे कठोर कार्य करना चाहिए और स्त्री को उसकी शक्ति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्री और पुरुषों के कार्यों की अलग अलग व्यवस्था हो। वास्तव में पुरुषों को स्त्रियों और स्त्रियों को पुरुषों से सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कैसे विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें ये लैंगिक विषमता से ये जो है लैंगिक विषमता को स्पष्ट करता है।
तो इसे आप लोग नोट करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट समझकर इसे आप लोग रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे। और अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे प्रश्न को फोकस करेंगे। और इसी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप थैंक्स।